तो एसईओ जो है वो बेसिकली स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम क्वालिटी और जो कन्वर्टिंग ट्रैफिक है, ज़्यादा से ज़्यादा हाईली कन्वर्टिंग ट्रैफिक वो अपनी वेबसाइट के ऊपर ला सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा जो हमारे पास अल्टरनेटिव होता है वो पीपीसी। पीपीसी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। उसमें हमें एक क्लिक के 100, 200, 1000, 5000 भी पे करने पड़ सकते हैं। एसईओ लगभग वन टाइम होती है, मतलब इसमें एक दफ़ा मेहनत कर लें तो उसके बाद थोड़ा बहुत ही करना पड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं। तो एसईओ के प्रोसेस को हम थोड़ा समझते हैं पेंट में। तो सबसे पहली चीज़ जो एसईओ में हम करते हैं वो हम करते हैं नीच रिसर्च, डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के बाद। नीच रिसर्च के बाद जो दूसरा स्टेप हमारा आता है वो होता है कीवर्ड रिसर्च। और उसके बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है कंटेंट राइटिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ऑन पेज एसईओ। उसके बाद ऑफ पेज एसईओ। उसके बाद जब हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, फिर हम उसका मंथली बेस पे या वीकली बेस पे टेक्निकल एसईओ ऑडिट करते रहते हैं। उसमें जो टेक्निकल एसईओ के पॉइंट्स होते हैं वो हम देखते रहते हैं, जैसे कि उसकी इंडेक्सिबिलिटी, उसमें जो टैग्स यूज़ होते हैं, इंडेक्स, नो फॉलो, ये सारी चीज़ें। इंटरनल लिंक्स में कोई नो फॉलो तो नहीं है, या कोई किसी पेज में मल्टीपल H1, या किसी पेज में गलती से नो इंडेक्स आ गया, इस तरह की चीज़ें। तो ये बेसिकली एक सिंपल प्रोसेस है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। कीवर्ड रिसर्च में कीवर्ड्स की टाइप्स आ जाती हैं।
जैसे कि सोशल कीवर्ड्स, जिन्हें आप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। उसके बाद एसईओ कीवर्ड्स, ट्रेंडिंग न्यूज़। तो सोशल कीवर्ड जो हैं वो ज़्यादातर ब्लॉगिंग वगैरह, जैसे कि फेसबुक पे हम ट्रेंड चला देते हैं फेसबुक एड्स के ज़रिए। ज़्यादातर क्रिस्पी हेडलाइंस बनाते हैं, 4 थिंग्स यू शुड नो बिफोर स्लीपिंग, इस तरह करके। उसके बाद एसईओ कीवर्ड्स जिनके लिए हम एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। और इनमें फ़र्क ये है कि एसईओ कीवर्ड जो हैं वो सबसे ज़्यादा लॉन्गर टर्म के लिए होते हैं। मतलब जो सोशल कीवर्ड्स हैं वो 1-2 दिन रहते हैं, उसके बाद उन पे ट्रैफिक नहीं आती। और जो एसईओ कीवर्ड्स होते हैं इन पे 4-4 5-5 साल भी ट्रैफिक आती रहती है। उसके बाद जो ट्रेंडिंग न्यूज़ वगैरह होती हैं वो भी शॉर्ट टर्म होती हैं, 1-2 दिन या हफ्ता मैक्सिमम। उसके बाद उनके ऊपर भी ट्रैफिक नहीं आती। उसके बाद इनकी आगे टाइप्स आ जाती हैं। एसईओ कीवर्ड्स में ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स आ जाते हैं, नेविगेशनल कीवर्ड्स आ जाते हैं, और प्रायर कीवर्ड्स, इस तरह करके काफ़ी टाइप्स हैं जो हम बाद में स्लाइड्स में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद ये कीवर्ड्स हमने रिसर्च करके अपने राइटर को देने होते हैं। उसके बाद आ जाती है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हो गया यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। उसमें कुछ एसईओ के फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने 4 वर्ड से ज़्यादा नहीं रखना, उसके अंदर साल नहीं इस्तेमाल करना, और उसके अंदर आपने जो होता है अंडरस्कोर वो नहीं इस्तेमाल करना, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपने जो कीवर्ड है वो टाइटल के फ्रंट के ऊपर रखना है, और इसमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, नेचुरल होना चाहिए। आपने ह्यूमंस के लिए लिखना है, रोबोट्स के लिए नहीं। और उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो एक ऑफिशियली रैंकिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन ये बेसिकली सीटीआर के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, कन्वर्जन रेट। और अगर सीटीआर अच्छा हो तो आपकी वेबसाइट जो है वो ज़्यादा बेहतर रैंक करती है। इस वजह से ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। उसके अलावा स्कीमा आ जाता है। स्कीमा जो है वो हमारे सर्च रिज़ल्ट की सर्च अपीयरेंस को चेंज कर देता है, और अगर हमारी सर्च अपीयरेंस दूसरों से मुख्तलिफ हो तो ज़्यादा ट्रैफिक आती है हमारी वेबसाइट के ऊपर। उसके अलावा इसमें और चीज़ें आ जाती हैं, कीवर्ड डेंसिटी। मतलब आपने कीवर्ड कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है। पहले तो एक फ़िक्स डेंसिटी होती थी, लेकिन अब हमें कॉम्पेटिटर रिसर्च करनी पड़ती है। तो उसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी फैक्टर हैं जो हम स्लाइड्स में एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में जो चीज़ें आती हैं वो सबसे पहले बैक लिंकिंग, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थिंग है एसईओ में। उसके बाद एंकर, ये दूसरी। तो बेसिकली ऑफ पेज जो है वो मेन फोकस करती है इन दो चीज़ों के ऊपर। बैक लिंकिंग में आगे काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं,
जो आजकल सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और पॉपुलर है वो है गेस्ट पोस्ट। उसके अलावा नीच एडिट, वो भी लगभग गेस्ट पोस्ट की एक किस्म है। उसके बाद सोशल लिंक्स, सोशल प्रोफाइल्स पे शेयर करना, सोशल बुक मार्किंग लिंक्स, सोशल बुक मार्किंग जो वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर। उसके अलावा वीडियो शेयरिंग, इमेज शेयरिंग, फोरम्स, और इसी तरीके से एंकर की भी टाइप्स होती हैं, जनरल एंकर, नेकेड एंकर, इस तरह करके। और उसके बाद टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ बेसिकली कोर पार्ट है एसईओ का, और ज़्यादातर ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में कम सिखाई जाती है और इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं किया जाता। टेक्निकल एसईओ अगर आपको ना आती हो तो 90% चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो 5-6 माह के बाद पिनलाइज हो जाएगी। क्योंकि टेक्निकल एसईओ में ही हम ज़्यादातर एसईओ के रूल्स पढ़ते हैं कि कौन सा रूल ब्रेक करने से आपको गूगल पैंडा पेनल्टी लग सकती है या आपको गूगल पेंगुइन पेनल्टी लग सकती है, या दूसरी चीज़ें रैंक मैथ वगैरह। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाती हैं पेनल्टीज। उसके बाद एसईओ टैग्स, एरर्स को चेक करना, इंडेक्सिबिलिटी, और रॉल डेप्थ, इस तरह की चीज़ें। और इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते जाएं तो इनकी आगे मज़ीद शाखें निकलती जाती हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इन चीज़ों के बारे में तो वो पूछ सकता है चैट में। रिकॉर्डिंग कैमटेशिया के ज़रिए हो रही है और इंशाल्लाह आपको एचडी मिल जाएगी। नीच एडिट और गेस्ट पोस्ट, बेसिकली कुछ लोग तो इसको गेस्ट पोस्ट की शाख ही समझते हैं। और नीच एडिट में बेसिकली ये होता है कि हम जो वेबसाइट का एडिटर होता है उसे पैसे देते हैं कि वो जो ऑलरेडी कोई रिटन आर्टिकल है उसके अंदर हमारी जो वेबसाइट है उसका लिंक ऐड कर दें। डोमेन डोमेन की पेनल्टी ज़्यादातर पेंगुइन पेनल्टी होती है अगर स्पामी बैकलिंक्स क्रिएट हो जाएं तो। हाँ जी, टेक्निकल एसईओ पर भी हमारा मेन फोकस है, क्योंकि टेक्निकल एसईओ के बगैर जो है वो एक कामयाब वेबसाइट नहीं बनाई जा सकती। वेब 2.0 भी काफ़ी अच्छे हैं, कुछ आर्टिकल्स पे वर्क कर जाते हैं, कुछ पे नहीं करते। प्रोफाइल बैकलिंक वैसे इतना बड़ा मसला नहीं है जितना ज़्यादा लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं। वैसे मेन फोकस जो हमारा होगा वो ज़्यादातर गेस्ट पोस्ट के ऊपर ही होगा, लेकिन हम दूसरे जो हैं वो भी क्रिएट करेंगे। उसके अलावा एंकर एंकर टेक्स्ट, बेसिकली जो टेक्स्ट होता है वो हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को लिंक करने के लिए। मैं इसे मज़ीद क्लियर करने के लिए इसके आगे टेक्स्ट भी लिख देता हूँ। ईमेल आउटरीच जो होती है वो बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग का हिस्सा है कि हम लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं बैकलिंक बाय करने के लिए। कोर वेब वाइटल्स जो हैं वो बेसिकली टेक्निकल एसईओ में ही आ जाते हैं। नीच एडिट में बेसिकली हम आउटरीच करते हैं ब्लॉगर्स को, ज़्यादातर फ्रेंड्स जो हैं वही मुझे देते हैं नीच एडिट्स। उसके बाद नेक्ड एंकर जो होता है ये बेसिकली जो आपकी यूआरएल का लिंक हो सकता है, और
होम पेज हो सकता है। बेसिकली लिंक जो है उसे ही हम कहते हैं नेक्ड एंकर। हाँ जी, टेक्निकल एसईओ में हम इंशाल्लाह साइड ऑडिट भी सीखेंगे। अगर दो मेन चीज़ें पूछें तो अच्छा कंटेंट और बैकलिंक्स। कीवर्ड रिसर्च जो है वो लगभग 70% भी से कहा जाता है पूरी एसईओ का। अगर आपने गलत कीवर्ड सेलेक्ट किया है तो आप कभी भी उसे रैंक नहीं कर सकते। अगर आप किसी ऐसे कीवर्ड को टारगेट करें जो है वेयर इज़ पाकिस्तान या व्हाट इज़ वाटर, अब इस पे लाखों करोड़ों वेबसाइट होंगी और आप इस पे कभी भी रैंक नहीं कर पाएंगे। आपको शायद अरबों स्पेंड करने पड़ेंगे रैंक करने के लिए। पीबीएन पीबीएन जो है वो बेसिकली लाइबिलिटी है, उस पे हम इतना फोकस नहीं करते। जो कंटेंट एआई राइटर हैं वो हम इंशाल्लाह एडसेंस जो है उसमें करेंगे। स्कीमा स्कीमा बेसिकली जो हमारी वेबसाइट की सर्च अपीयरेंस है उसे गूगल में चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें आलू पराठा रेसिपी, तो बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेजेस शो हो रही हैं। अगर हम नॉर्मल पाकिस्तान लिखें तो यहाँ पे इस तरह के नॉर्मल रिज़ल्ट शो हो रहे हैं। और जो ये स्कीमा वाले रिज़ल्ट्स हैं इनमें स्टार रेटिंग भी है, वोट्स भी हैं, टाइम भी है, कैलोरीज भी हैं और पिक्चर्स भी हैं। बैक लिंक्स में बेसिकली दो चीज़ें ही हैं, एक या तो रेलिवेंट होना चाहिए या अथॉरिटी का होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी होगा तो फ़ायदा पहुंचाएगा। टूल्स वो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल लेक्चर्स में एक्सप्लोर करेंगे। फीड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो इंशाल्लाह हम जो फ्री थीम होगी उसमें करेंगे, क्योंकि जो पेड थीम है उसमें ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं। वो ऑडिट का सेक्शन जो है वो टेक्निकल एसईओ में होगा और इंशाल्लाह वो प्रैक्टिकल एसईओ में हम एक्सप्लोर करेंगे। हाँ जी, बिगिनर्स के लिए वैसे कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने एंड पे भी रखी हैं, जिनको वर्डप्रेस वगैरह यूज़ करनी नहीं आती, इस तरह की चीज़ें। मेन फोकस जो है वो हमारा एसईओ स्किल्स के ऊपर ही है। वैसे 300 लोगों को एचरेफ टूल प्रोवाइड तो नहीं किया जा सकता, हम कोई फ्री अल्टरनेटिव भी देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं आप ऐसे करें कि ग्रुप में भी पोस्ट कर दें कुछ क्वेश्चन, इंशाल्लाह वहाँ पे भी आंसर मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो ये बेसिकली एक इमेज है यहाँ पे जो काफ़ी हद तक रिप्रेजेंट कर रही है ट्रैफिक मॉनिटरिंग, कंटेंट, सोशल नेटवर्क स्ट्रेटजी, फीडबैक, वेब डिज़ाइन, कीवर्ड रिसर्च, लिंक बिल्डिंग, साइट मैप। अच्छा, उसके बाद ब्रांचेस ऑफ एसईओ। एसईओ बेसिकली जहाँ जहाँ सर्च इंजन है वहाँ वहाँ एसईओ। तो जो एसईओ की मेन ब्रांचेस हैं वो सबसे पहले ब्लॉगिंग, एफिलिएट वगैरह, ये जो मेन एसईओ है। उसके बाद यूट्यूब एसईओ, जो हम यूट्यूब के यूट्यूब एसईओ जो है वो बेसिकली हम जो यूट्यूब की वीडियोस होती हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद ई कॉमर्स जैसे कि आप लोगों को पता होगा दराज वगैरह, इस तरह की वेबसाइट्स जहाँ से लोग चीज़ें वगैरह परचेज़ करते हैं, उनकी एसईओ करना। उसके बाद ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, इसमें गूगल प्ले भी आ जाता है और एप्पल स्टोर भी। उसके बाद लोकल लोकल वो होती हैं जो सिटी बेस्ड हों या स्टेट बेस्ड या कंट्री बेस्ड। उसके बाद यूट्यूब एसईओ। तो
YouTube SEO is the process of optimizing your YouTube videos and channel to increase its rankings via YouTube. तो बेसिकली YouTube SEO में हम कुछ SEO प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं जिन्हें हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उनकी बदौलत हमारी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन में रैंक करती हैं। सबसे पहले नंबर पे हम जो हमारा कीवर्ड है उससे वीडियो की फाइल नेम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम उसका जो टाइटल होता है वीडियो का उसमें नेचुरली से यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एक अच्छी सी 300-400 वर्ड्स की वीडियो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके अंदर कीवर्ड को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम अपने जो कॉम्पिटिटर्स वगैरह होते हैं उनके कीवर्ड्स लेके तो वो अपनी यूट्यूब वीडियो में यूज़ करते हैं। उसके बाद हम अपनी वीडियो को कैटेगराइज करते हैं एडवांस्ड ऑप्शंस में से। उसके बाद हम जो थंबनेल इमेज होती है उसके फाइल नेम में कीवर्ड को यूज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि इमेज के अंदर भी अपने कीवर्ड को लिखें। उसके बाद सब टाइटल्स और क्लोज्ड कैप्शन रेकमेंडेड हैं। उसके बाद कार्ड्स और एंड स्क्रीन। तो यूट्यूब एसईओ की मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो हमारा फ्री कोर्स था उसके अंदर हमने ये ट्राई की थी। ये हमारे चैनल गेमिंग डायरी। तो ये एक वीडियो थी सिर्फ, ये हमने सिंपल से चैनल बना के और इसकी छोटी मोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख के और नीचे अपने आर्टिकल का लिंक दिया था और कैमटेशिया में ओवरव्यूज़ की वीडियोस लेके इसका एक एड्स लाया था 1-2 दिन का और ये रैंक हो गई और इस पे 14,000 और 300 व्यूज़ आ चुके हैं। तो वो बेसिकली ये एक परफेक्ट एग्जांपल है यूट्यूब एसईओ की। उसके बाद ई कॉमर्स एसईओ में आ जाती हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे कि दराज। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स में सबसे बड़ा जो इशू होता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स का वो इनके कॉम्प्लिकेटेड यूआरएल्स होते हैं, इनमें पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उनकी वजह ये है कि पैरामीटर्स की वजह ये होती है क्योंकि इनमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि कलर वेरिएशंस, साइज़ वेरिएशंस। अगर आपने कोई चीज़ लेनी हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर है, उसके अलावा साइज़ वेरिएशंस होती हैं। तो वो कुछ प्लेटफॉर्म जैसे कि मजेंटो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है स्पामिंग में, उनके जो लाखों के हिसाब से एक एक प्रोडक्ट के यूआरएल्स बन जाते हैं। तो जो आपका यूआरएल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इन्होंने भी ये रैंडम नंबर से यूज़ किए हुए हैं, तो इस तरह के नहीं होने चाहिए। ये अथॉरिटी होगी, इस वजह से इसमें अब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा ई कॉमर्स में जो रिव्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर लोग चीज़ बाय करने से पहले उसके रिव्यूज़ पढ़ लेते हैं। उसके बाद ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि सब प्रोडक्ट की सेम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। सेम डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। हर पेज की यूनिक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। उसके बाद कोशिश करें कि जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो वो कम से कम 400 से लेके 500 वर्ड्स तक हो। उसके बाद जो ई कॉमर्स की बैक लिंकिंग स्ट्रेटजी है वो बेस करती है इंटरनल लिंक्स के ऊपर। तो इसमें हम बेसिकली करते ये हैं कि कीवर्ड रिसर्च करके जो हमारे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड होते हैं टॉपिक्स, उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं। फिर हम उनके लिए बैक लिंक्स लेते हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट पेजेस के लिए बैक लिंक लेना जो है ना वो असल में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इस वजह से हम आर्टिकल लिख के उनके ऊपर बैक लिंक्स लेते हैं। तो बैक लिंक लेके तो फिर हम उन्हें इंटरनल लिंक करते हैं अपने प्रोडक्ट पेजेस के साथ। उसके बाद जो वेरिएशंस वगैरह होती हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा सर्चेज होती हैं। जैसे कि आप मोबाइल को ले लें, आप मोबाइल की जो रोम होती है उसमें डिफरेंस होता है।
कोई जो हैं उनमें 64 GB होती हैं, कोई जो हैं वो 128 होती हैं। तो वो वेरिएशंस आपने कई टाइटल में यूज़ करनी होती हैं और डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी, ताकि वो जो ट्रैफिक है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ सके। उसके बाद ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, इसमें हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, कभी कभी फेक रिव्यूज़ भी ले लेते हैं, हत्ता कि लेने नहीं चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। हमारी भी एक ऐप है गूगल के ऊपर, स्किल्स अकेडमी की। तो ये पहले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रैंक कर रही थी एंड पे। उसके बाद जब रिव्यूज़ आए हैं तो इसकी हमने अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है। आजकल इसके काफ़ी ज़्यादा बुरे रिव्यूज़ चल रहे हैं क्योंकि हमने इसे अबैंडन कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि आप फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है। तो ये बेसिकली मैं एक थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको इन चीज़ों का पता चल जाए। हमारा मेन फोकस जो है वो मेन एसईओ के ऊपर है, जो ब्लॉगिंग एसईओ है। उसके बाद जो मेन एसईओ है वो फोकस्ड है तीन चीज़ों के ऊपर: टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ, on page SEO is the process of optimizing web pages for specific keywords in order to improve search visibility and traffic। तो बेसिकली इसमें हम ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स को फॉलो करके एक पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो उस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सके। तो इसकी प्रैक्टिसेस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। पेज टाइटल में कीवर्ड यूज़ करना, मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा जो कंटेंट है उसके अंदर हमने डेंसिटी के ऊपर फोकस रखना होता है। उसके अलावा इसकी जो आउटलाइन होती है पेज की वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद हमने इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, उनके आल्ट टेक्स्ट, टाइटल, यूआरएल और मैथ्यू के मुताबिक एक्सिव डाटा भी। उसके बाद हम इसके यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जैसे कि रिसेंटली बताया था कि हम उसके अंदर साल नहीं यूज़ करते, मैक्सिमम 4 वर्ड्स तक यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी पॉइंट जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंटरनल लिंक। तो इंटरनल लिंक बेसिकली ये चीज़ होती है कि हम अपने वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक कर देते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल लिंक्स किसी और वेबसाइट को लिंक करना, ज़्यादातर हम अथॉरिटी वेबसाइट्स को लिंक करते हैं ताकि रेलिवेंस क्रिएट हो जाए। उसके बाद लोडिंग स्पीड, वो काफ़ी बड़ा फैक्टर है आजकल, क्योंकि गूगल ने अब वो पेज एक्सपीरियंस एक एल्गोरिथम बना दिया है, जो वेब कोर वाइटल्स ऑप्टिमाइज होंगी वही रैंक करेंगी। उसके बाद मोबाइल फ्रेंडली, आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल मोबाइल के ऊपर अच्छी नज़र आनी चाहिए। उसके बाद कमेंट्स कमेंट्स इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे भी फैक्टर कंसिडर करते हैं। अच्छा जी, तो किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है? आप क्वेश्चन कर लें काइंडली। हाँ जी, हमने यूट्यूब के लिए ऐड रन किए थे और वो एक रैंकिंग फैक्टर है। जिनका वॉइस लैग हो रहा है, अब उसका कोई इतना ख़ास सलूशन तो नहीं है हमारे पास, वो रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। हाँ जी, H1 और H2 में। अगर मैं आप लोगों को एक लेआउट दिखाता हूँ जो परफेक्ट ऐसी ऑप्टिमाइज्ड है। वैसे काफ़ी लोगों को शायद पता ना होगा, तो उनको बता दूँ, ये रिसेंटली वेबसाइट्स सेल हुई थी $51,000 में। तो बेसिकली ये वेबसाइट जिस बंदे की है वो मेरा बड़ा भाई है, रुस्तम इकबाल। और लास्ट ईयर उसने सीखना शुरू किया था। इसका डोमेन नेम भी मैंने रखा था।
तो इसके अगर लेआउट को देखें तो जो इसकी लेआउट है वो परफेक्ट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं। उसके अलावा कन्वर्जन रेट के लिए ये 3 पिक्स, उसके बाद यहाँ पे ये स्टिकी साइड बार। इसमें जो थीम यूज़ हुई है वो है सुपर एफिलिएट थीम, जो कि रिसेंटली मेरे छोटे भाई ने बनाई है। हाँ जी, ये नेटलीफाई के ऊपर है और ये थीम आपको मिल जाएगी वर्डप्रेस में भी। उसके अलावा आजकल जो न्यूज़ स्ट्रेटजीज़ हैं उनमें हमें शुरू में भी काफ़ी ज़्यादा वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। पहले ये वाले सेक्शन ही होते थे, लेकिन अब ये भी ऐड करने पड़ते हैं। हाँ जी, मैं आपको जो थीम हमने रिसेंटली बनाई है उसका भी डेमो दिखा दूँ। तो ये बेसिकली हमारी थीम है, सेम चीज़ें हैं। ये हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह के कोर्स में। नेटलीफाई भी फ्लिप हो जाती है अगर अच्छा अर्न कर रही हो। ये अर्न कर रही थी लगभग 4000 तक। इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि आप कितनी बड़ी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अगर आप छोटी मोटी वेबसाइट बनाना चाहते हैं एडसेंस की तो वो 30-40 थाउजेंड तक बन जाती है। अगर एफिलिएट बनानी है तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करनी पड़ती है। तो ये बेसिकली एक परफेक्ट डिज़ाइन है। पिक्स ये कन्वर्जन रेट के लिए, ये भी कन्वर्जन रेट के लिए। उसके बाद ये चीज़ें गूगल को आजकल काफ़ी पसंद आ रही हैं। उसके बाद ये H2 है। H2 के अंदर ये हमने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद ये चीज़ जो है उसके बाद ये चीज़, ये अवार्ड्स ये आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ये मैं आपको कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजीज बताऊंगा इनको लिखने की। और ये मेरी नज़र में आजकल एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है जो वेबसाइट इन्हें इस्तेमाल कर रही हैं। अब इस वेबसाइट ने जितने भी कंपेटिटर्स थे सबको पीछे कर दिया है अपनी रैंकिंग स्ट्रेटजीज की वजह से। मैक्सिमम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन अवार्ड बेसिकली ये चीज़ होती है कि हम जो हैं रिलेटेड सर्चेज वगैरह उनके ज़रिए इन्हें लिखते हैं, ताकि इनका फ़ायदा ये होता है कि अगर कीवर्ड यूज़ हो जाए तो लोग जो हैं जब वो सर्च करते हैं तो उन पे भी हमारा आर्टिकल शो होता है। इस वजह से इसका CTR ज़्यादा हो जाता है और फिर हमारी वेबसाइट रैंक हो जाती है। कोर वेब वाइटल जो हैं वो रिसेंटली गूगल ने एल्गोरिथम बनाया है। अगर आप गूगल पेज स्पीड के ऊपर जाएं और यहाँ पर इसे चेक करें तो आप स्पीड इसकी देख सकते हैं 92 और यहाँ पे 100। ये बेसिकली ये जो चार हैं ये कोर वेब वाइटल्स हैं। इन्वेस्टमेंट हो जाती है डोमेन पे, होस्टिंग पे और कंटेंट राइटिंग पे और बैक लिंकिंग। ये चार चीज़ें हैं, इन पे ज़्यादातर स्पेंड होती है। उसके बाद ये टाइटल है H3, प्रोडक्ट के टाइटल H3 होंगे। उसके बाद इमेज ये लिंकेबल है। उसके बाद बटन और उसके नीचे ये स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट की। उसके बाद ये उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से उसके नेम से लिंक की गई है। उसके बाद उसके प्रोस कॉन्स और ये व्यू ऑन अमेज़ोन का बटन, ये सारी लेआउट है। उसके अलावा ये कुछ पिक्स वगैरह हैं, स्टाफ पिक, बजट पिक, बेस्ट पिक। उसके बाद नीचे एंड पे समरी, इसमें भी अवार्ड्स। ये मैं आपको प्रैक्टिकल लेक्चर्स में सिखाऊंगा इंशाल्लाह हर चीज़।
उसके बाद FAQ, ये आपको काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी देते हैं और ये बेसिकली इनका स्कीमा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करेंगे सैटरडे को। अच्छा, अच्छी होस्टिंग मेरी नज़र में वैसे जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है WPX। WPX आजकल काफ़ी जो कॉम्पेटर्स वगैरह हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं और मेरी नज़र में काफ़ी अच्छी होस्टिंग है। नहीं, इमेजेस एम्बेड करना जो है वो बुरा आइडिया है। लेज़ी लोडिंग जो है वो परफेक्ट चीज़ है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, वो रिकॉर्ड हो रही है, ये देख सकते हैं आप। भाई, एफिलिएट जो है वो भी ब्लॉगिंग का हिस्सा है। और स्ट्रिंजर कोई इतनी ख़ास नहीं है, रिसेंटली बाय की थी लेकिन बेकार हो गई है क्योंकि उसकी इतनी अच्छी स्पीड नहीं है। वैसे मैं आप लोगों को एक फ्री तरीका भी सिखाऊंगा, जो लोग अच्छी होस्टिंग नहीं अफोर्ड कर सकते वो अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं नेटलीफाई के ऊपर, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को। तो मेरी नज़र में वो एक अच्छा ऑप्शन है। आपके जो 20-25 हज़ार स्पेंड होना है होस्टिंग पे वो भी बच जाएगा। फ्री अल्टरनेटिव्स जो हैं उनको भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। हाँ जी, स्टेप वाइज। सैटरडे को हम डोमेन परचेज से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, एडसेंस का भी प्लान है। हाँ जी, H1 आप देख सकते हैं, ये H1 है ना, इसके अंदर जो हमारा मेन कीवर्ड है वो ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी यूज़ हो रहा है, उसके बाद कंटेंट के शुरू में यूज़ हो रहा है, उसके बाद ये जो हेडिंग है H2 की, इसके अंदर यूज़ हो रहा है, एंड पे समरी है उसके अंदर यूज़ हो रहा है, ये भी H2 है, इस तरह। APK, हाँ वैसे मेरा तो बस चलता तो फ्री दे देता, लेकिन उस पे 4-5 मंथ स्पेंड हुए हैं, इस वजह से वो फ़हीम आपको फ्री नहीं दे सकता, लेकिन मैंने उसे कन्विंस कर लिया है 25% डिस्काउंट के लिए। इस वेबसाइट की अर्निंग जो है वो 4 से लेकर 5,000 के दौरान है, और ये 1 साल के अंदर रैंक हो गई थी। जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो इसी सेम स्ट्रेटजी को यूज़ करके लगभग 3 माह के अंदर रैंक हो गई थी, और मंथली $3,000 पर मंथ तक पे करने लग पड़ी थी। आर्टिकल चेक करना, वो तो चेक कर सकते हैं हम इस तरीके से। 274 शो हो रहे हैं। 5,000 जो है वो टोटल प्राइस है, और 75 25% के डिस्काउंट के साथ देख लें कितनी बनती है। अभी तक मैंने कैलकुलेट नहीं की, लेकिन वो फ़हीम खुद ही पोस्ट करेगा ग्रुप में। हाँ जी, फर्स्ट डे से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, ये सेम स्ट्रेटजी, ये और भी काफ़ी ज़्यादा एफिलिएट वेबसाइट है उनके ऊपर भी यूज़ हो रही है सेम स्ट्रेटजी, इसीलिए हमने थीम बनाई है। पहले हमें 3-4 घंटे लग जाते थे आर्टिकल बनाने में, अब थीम बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि जो टेबल्स हैं और ऐड टू ग्लैंस साइड बार ये अब खुद ही ऑटो जनरेट हो जाती है। पहले 2 घंटे तो इन्हें बनाने पे लग जाते थे। थीम के जो अपडेट्स हैं वो लाइफ टाइम के लिए फ्री हैं, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसे थीम 4S पे भी लॉन्च कर रहे हैं। कंटेंट रेशियो जो है वो, अगर इस वेबसाइट की मिसाल दूँ आपको, तो अभी देख लेते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर लगभग 40 आर्टिकल्स हैं, तो मेरी नज़र में शायद 20% जो है, 20% इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स की परसेंटेज है और 80% एफिलिएट आर्टिकल्स हैं।
हाँ जी, जनरेट प्रेस अच्छी थीम है, वो इंशाल्लाह हम फ्री अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ करेंगे। और उसमें जो चीज़ें वगैरह होती हैं उसे एफिलिएट वेबसाइट में कन्वर्ट करने के लिए वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। थीम जो है वो अगर आप परचेज़ कर लें तो वो पर्सनल जो वेबसाइट्स हैं उनके लिए अनलिमिटेड है। एक दफ़ा परचेज़ कर लें, लाइफ टाइम अपडेट्स भी फ्री हैं। और अगर आप 40 वेबसाइट भी बनाएं तो 40 के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आर्टिकल बनाने में भी 10-15 मिनट लगेंगे सिर्फ। एक्स्ट्रा वैसे मैंने पर्सनली तौर पे ट्राई नहीं की। हाँ जी, डोमेन फाइंडिंग के 2-3 तरीके हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। प्राइस 5000 है। और जो कोर्स के बायर्स हैं उनको 25% डिस्काउंट मिलेगा। और फ़हीम इंशाल्लाह जल्दी पोस्ट करेगा ग्रुप में। हाँ जी, 15 मिनट्स में आर्टिकल। अगर आप मेरी यूट्यूब पे जाएं तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की थी। तो ये एक मिनट, ये 15 मिनट के अंदर पूरा आर्टिकल तैयार, स्कीमा और हर चीज़ ऑलरेडी इंक्लूडिंग। हम फ्री थीम भी यूज़ करेंगे और पेड भी। हाँ जी, गेमिंग के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं। नेटलीफाई वाले जो हैं उनको 50% डिस्काउंट है थीम पे। हाँ जी, 25% डिस्काउंट के साथ ये बनती है 3750। अगर कोई बाय करना चाहे तो वो ग्रुप में पोस्ट कर सकता है। इसके जो ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं वो अवेलेबल हैं। और इसमें हम न्यू फीचर्स भी ऐड कर रहे हैं, ऐप वगैरह। इंशाल्लाह हम इससे एक सुपर थीम बनाएंगे। और ये आर्टिकल है जो क्रिएट किया था, इसमें FAQ डिस्कस वगैरह हर चीज़ है। और इसकी अगर स्पीड टेस्ट करें, किसी भी स्कीमा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्कीमा टेस्ट के ऊपर जाएं, मोबाइल पे 95 है। और डेस्कटॉप पे 99 विदाउट एनी प्लगइन्स। हमने सुपर स्पीड ऑप्टिमाइज बनाया है इसे। और अगर आप इसके पेजेस, मेरे ख्याल से अभी तक क्रिएट नहीं हुए। अगर आप पेजेस को देखें तो इंस्टेंट लोड है, मतलब जितनी नेटलीफाई की स्पीड थी उसके मुकाबले पे हमने बनाया है इसे। हाँ जी, ये स्कीमा आप देख सकते हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 स्कीमा जो हैं वो ऑलरेडी इसमें ऑटो जनरेट होके लग जाते हैं। 11 स्कीमाज बिल्ट इन। आपको कोई प्लग इन स्कीमा वगैरह के लिए यूज़ करना पड़ेगा, वो सारे ऑटो जनरेट हो जाते हैं। एवरेज जो आर्टिकल का वर्ड काउंट होता है वो 3500 से लेके 4000, कभी कभी 5000 तक भी हो जाता है। ये थीम इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे आगे एक बड़े लेवल की एफिलिएट वेबसाइट बनाने के लिए। तो अब चलते हैं आगे स्लाइड्स में। ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ refers to action taken outside of your own website to impact your rankings। बेसिकली ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो हम वेबसाइट से हट के करते हैं। मतलब अगर इनका एक मसला ये है कि ये कोई हमारी वेबसाइट के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर सकता है।
और ये इन ये एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर भी हैं, जैसे कि बैकलिंक्स और सोशल सिग्नल्स, ईएटी, ब्रांडेड सर्चेज, ऑनलाइन रेपुटेशन, एंकर टेक्स्ट, ये सारी ऑफ पेज एसईओ में आती हैं। ऑफ पेज एसईओ हम चेक कर सकते हैं एhrefs के ज़रिए। एज एन एग्जांपल मैं href लॉगिन करके देखता हूँ, अगर हो जाए तो। अच्छा, एhref का थोड़ा सा इशू चल रहा है। उसके बाद चलते हैं आगे टेक्निकल एसईओ, जो मेरा फेवरेट पार्ट है। Technical SEO is the process of ensuring that a website meets the technical requirements of the modern search engine with the goal of improved organic rankings. तो टेक्निकल एसईओ बेसिकली हम चेक करते हैं कुछ पॉइंट्स को। तो मैनुअली तो हम हर पेज को नहीं चेक कर सकते, इस वजह से हम यूज़ करते हैं टूल्स जैसे कि स्क्रीमिंग फ्रॉग। अब एज एन एग्जांपल मैं आपको ये वेबसाइट चेक करके दिखाऊंगा इस टूल के अंदर। आपने टेंशन नहीं लेनी, ये सिर्फ बेसिकली एक ओवरव्यू है। हम इन सब चीज़ों को आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, और जब तक हर बंदे को समझ नहीं आ जाती तब तक हम आगे मूव ऑन नहीं करेंगे। तो ये टूल है, ये बेसिकली एक स्पाइडर की तरह, जैसे गूगल हमारी वेबसाइट के एक एक पेज को क्रॉल करता है, उस तरीके से ये भी चेक करता है। ये टूल जो है ये बेसिकली फ्री, ये 500 यूआरएल्स तक चेक करता है। और इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, इसका लाइसेंस है मेरे पास, वो आप सब लोगों को फ्री मिल जाएगा। अगर आप खाली इस ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड कर लें तो आप 40-50 हज़ार तक मंथली अर्न कर सकते हैं। जो लेट आ रहे हैं वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, गूगल ड्राइव पे भी अपलोड हो जाएगी, और मैं कोशिश करूँगा कि ग्रुप में भी अपलोड कर दूँ। तो ये टूल जो है ये बेसिकली हमारी वेबसाइट के ए टू जी हर चीज़ को एक्सप्लोर करता है। सबसे पहले इसमें इंटरनल लिंक्स हैं, उसके बाद एक्सटर्नल लिंक्स, सिक्योरिटी चेक करता है कि हमारी वेबसाइट हैक तो नहीं हो सकती, उसमें अनसिक्योर्ड यूआरएल्स, मिक्स्ड कंटेंट तो नहीं। उसके अलावा ये कुछ चीज़ें हैं ये भी चेक करता है, जो एडवांस सिक्योरिटी वाले समझ सकते हैं। ऑडिट, ये तो आपको शीट यूज़ करनी पड़ेगी, मैंने आप सब लोगों को वो एक ऐसी टेम्पलेट दी थी ग्रुप में।
वो आप काइंडली यूज़ करिएगा। उसके अलावा रिस्पॉन्स कोड, ये जिन पेजेस में इश्यूज वगैरह हैं वो हमें बताता है। 200 का मतलब ओके हैं पेजेस, 301 मतलब वो रिडायरेक्ट हो रहे हैं, 404 मतलब वो पेज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ये जो इसका ज़बरदस्त फीचर है, अगर हमारी वेबसाइट में इंडेक्स का इशू आ रहा हो तो ये हमें बताता है यहाँ पे कि कौन सा पेज इंडेक्सेबल है और कौन सा नहीं। तो अगर हम यहाँ से सॉर्ट करें तो हमें ये बता रहा है कि ये जो पेजेस हैं ये नॉन इंडेक्सेबल है, मतलब इंडेक्स नहीं हो सकते। हाँ जी, स्लाइड्स भी मिल जाएंगी। इनके इंडेक्स ना होने की वजह हम करते हैं ओपन। उसके लिए हम इस एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं, टिल्ड ऐसे एक्सटेंशन। तो ये हमें बता रहा है कि ये इंडेक्सेबल नहीं है। उसकी वजह है कि ये कैनोनिकलाइज्ड है। कैनोनिकलाइज्ड का मतलब ये होता है कि हम गूगल को कहते हैं कि इस वेबसाइट को इंडेक्स ना करो, उसके बजाय इस वेबसाइट को इंडेक्स करो, जो और इस वेबसाइट की जो भी पावर है या लिंक जूस है वो इस वेबसाइट पे सेंड हो जाए। तो ये दोनों डिफरेंट पेजेस हैं। ये पहले गलती से बनाए थे पेजेस, तो बाद में इनको कैनोनिकलाइज करके यहाँ पे सेंड कर दिया गया। तो इस एक्सटेंशन का नाम है डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन। उसके अलावा ये एक एक्सटेंशन है, अगर आप स्पीड वगैरह चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका नाम है एसईओ प्रो एक्सटेंशन। उसके बाद ये कुछ और भी एक्सटेंशन है जो हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। ये एडवांस लेवल नहीं है, ओवरव्यू है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वो हम प्रैक्टिकल में वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। ये थ्योरी बेस्ड लेक्चर हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो ये सारे हमें इश्यूज बताता है जितनी वेबसाइट में। अगर हम इन इश्यूज को फिक्स कर लें तो हम काफ़ी हद तक बच जाते हैं गूगल पेंगुइन वगैरह से। और इसमें ये मैं कुछ आपको चीज़ें बता देता हूँ शुरू से। तो ये सारी चीज़ें क्रॉल करता है, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, इमेजेस, PDF, फ्लैश वगैरह। उसके अलावा एक्सटर्नल लिंक्स आप किसी वेबसाइट को दे रहे हैं तो वो यहाँ से आपको बताता है। अगर किसी लिंक में इशू आ रहा है वो बताता है। अगर आपने चेक करना हो कि कौन से पेज में ये लिंक यूज़ हो रहा है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये बता रहा है कि इस पेज के ऊपर आपने यूज़ किया था इसे और इस एंकर टेक्स्ट से। तो अगर मैं इस एंकर टेक्स्ट से देखता हूँ तो यहाँ नीचे करके ये होगा, ये है, ये ये कह रहा है कि ये पेज जो है 404 है। तो आप देख सकते हैं कि ये पेज ओपन किया है और यहाँ पे आ रहा है कि ये पेज फाउंड नहीं है, 404 है। तो इस तरीके से ये आप अपने सारे इश्यूज फाइंड करके फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी, उसके बाद रिस्पॉन्स कोड, जो रीडायरेक्ट के इश्यूज हैं ये 404 इश्यूज हैं। उसके बाद पेज टाइटल में अगर किसी का टाइटल मिसिंग हो, डुप्लीकेट हो, अगर वो जो रेकमेंडेड करैक्टर लिमिट है उससे कम हो या ज़्यादा हो। उसके बाद जो सेम एज H1 हो, ये वैसे इतनी बुरी चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं। उसके अलावा अगर किसी की मैटर डिस्क्रिप्शन मिसिंग हो, अगर आप सारी मैटर डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हो, ओवर 155 करेक्टर्स हो, लोअर देन 70 करेक्टर्स हो, मेटा कीवर्ड्स, उसके बाद H1 हेडिंग्स, मल्टीपल का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। उसके बाद मिसिंग का भी काफ़ी इशू होता है, डुप्लीकेट का भी इशू होता है। उसके बाद H2 के इतने ज़्यादा इश्यूज में नहीं है। उसके बाद कंटेंट आप देख सकते हैं कि कौन से पेजेस में लो कंटेंट है, डुप्लीकेट भी देख सकते हैं, स्पेलिंग एरर देख सकते हैं, ग्रामर एरर, इमेजेस के इश्यूज देख सकते हैं। एच रेफ
का भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इजी टू यूज़ करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं आप। हाँ जी, आपको स्क्रीमिंग फ्रॉग की लाइसेंस की मिल जाएगी। मेन फोकस जो इस कोर्स का है वो एफिलिएट पे है, और एंड पे कोशिश करेंगे कि एडसेंस पे भी फोकस करें। एडसेंस भी अप्रूव हो जाता है आसानी से एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर, अगर कंटेंट अच्छा हो। एडसेंस के लिए तो कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये जो थीम है एफिलिएट की, इसके अंदर भी हम बहुत जल्द एड स्लॉट्स का फीचर ऐड करने वाले हैं। हाँ जी, ये सारे इश्यूज के बारे में बताया जाएगा। वैसे जो टेम्पलेट है उसमें वन बाय वन हर पॉइंट के आगे वीडियो दी गई है। हाँ जी, वो जो थीम है वो अनलिमिटेड वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी पर्सनल वेबसाइट्स हैं, उसे कमर्शियली आप क्लाइंट्स वगैरह के लिए नहीं, पर्सनल वेबसाइट्स के लिए। उसके बाद यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक एसईओ का एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। तो अगर हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं जैसे कि पाकिस्तान, तो ये जो चीज़ आपको ऊपर नज़र आ रही है इसे हम यूआरएल कहेंगे, ये चीज़। उसके बाद मेटा टाइटल जो है वो ये चीज़ है। ये जो चीज़ आपको शो हो रही है इसे हम मेटा टाइटल कहते हैं। और इसको शो करवाने के लिए हम टाइटल का टैग यूज़ करते हैं। टाइटल, ये टाइटल के अंदर ये जो दिया गया है ये हमारा मेटा टाइटल होता है जो गूगल के अंदर शो होता है। ये चीज़ें हम डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से टाइटल आप देख सकते हैं कि इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन ही दी गई। अगर मेटा डिस्क्रिप्शन ना दी गई हो तो ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है कुछ लाइंस। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि ऑफिशियली एक रैंकिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन ये सीटीआर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो इस वजह से हमें इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो अगर हमने अच्छी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हो तो लोग हमारी वेबसाइट को ओपन करते हैं, और हमारा सीटीआर इम्प्रूव होता है। और सीटीआर इम्प्रूव होता है तो हमारी रैंकिंग इम्प्रूव होती है, और रैंकिंग इम्प्रूव होती है तो हम खुश होते हैं और हमें सेल्स मिलती हैं। अच्छा जी, तो आज का लेक्चर थोड़ा था इंट्रोडक्शन टाइप। उम्मीद है आपको कुछ बेसिक चीज़ें सीखने को मिली होंगी। सी टी आर बेसिकली कन्वर्जन रेट को कहते हैं, कि मतलब 100 बंदा आता है तो उसमें से कितने परसेंट लोग जो हैं वो हमारी वेबसाइट को ओपन करते हैं। अगर हमारा ये कीवर्ड पाकिस्तान है, इसे 10 लोग ओपन करते हैं 100 में से, तो फिर हमारा CTR 10% होगा। एफिलिएट कीवर्ड्स जो होते हैं उनमें हम इंटेंट को देखते हैं, और उसके सर्च वॉल्यूम को देखते हैं। जबकि एडसेंस में हमारा ज़्यादातर फोकस होता है CPC पे और वॉल्यूम पे। हाँ जी, बनाने को तो हम 3 मंथ्स में बना सकते हैं। वो अपडेट्स वगैरह की वीडियो ग्रुप में है, वो आपको लिंक मिलता रहेगा। अपडेट सिस्टम हम बना रहे हैं। थीम की डिटेल्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। आज की आप लोगों की सबकी असाइनमेंट ये है कि आपने मेटा टाइटल, यूआरएल, मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर रिसर्च करनी है, और इन तीनों की स्लाइड्स बना के ग्रुप फाइल के अंदर अपलोड करनी है। आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वर्ड पैड यूज़ कर सकते हैं, या नोट पैड यूज़ कर सकते हैं।
सबसे बेहतरीन तरीका रिमूव करने का ये है कि आप उसे डिलीट कर दें और उसके बाद सर्च कंसोल में जाके उससे रिमूव कर दें। सर्विसेज वेबसाइट्स ज़्यादातर आती हैं लोकल एसईओ में, और उनके लिए हमें बनानी पड़ती हैं साइटेशंस, मेटा टाइटल, यूआरएल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, इन 3 टॉपिक्स के ऊपर। ये मैं ग्रुप में भी डिटेल पोस्ट कर दूंगा। अगर आप लोग साथ साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि आपको एक सुपर एसईओ बनाएंगे, जैसा पाकिस्तान में शायद ही कुछ लोगों ने देखे होंगे। पाकिस्तान में सुपर एसईओस की बहुत ज़्यादा कमी है। ज़्यादातर हमारे पास एपी के वेबसाइट्स वाले एसईओ हैं जो कि बहुत काम ख़राब करते हैं। हमें एडवांस्ड एसईओ चाहिए। और किसी के क्वेश्चन है पूछ लें क्या? अच्छा जी। स्लाइड्स ग्रुप में पोस्ट हो जाएंगी। हाँ जी, फ्री में भी मैं आप लोगों को सब बताऊंगा, फ्री में किस तरीके से करना है। और इंशाल्लाह मेन फोकस हमारा पेड पे होगा, क्योंकि उसमें हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। गूगल एड्स पे वीडियो वैसे मेरी ऑलरेडी बनी है ऐसे फ्रॉम स्क्रैच सीरीज़ में, और बाद में भी इंशाल्लाह हम दोबारा करेंगे। नहीं, कैटेगरी की परसेंटेज वो टोटल जितने भी आर्टिकल होते हैं सबकी एक परसेंटेज होती है। नहीं, वैसे एफिलिएट और एडसेंस की रिसर्च थोड़ी सी डिफरेंट ही होती है। असल में एक मेन वजह जो होती है एफिलिएट वेबसाइट्स में एडसेंस ना यूज़ करने की, वो ये कि एक तो ये कन्वर्जन रेट को ड्रॉप करते हैं। दूसरा ये कि आजकल जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी स्पीड कम हो जाए तो हम रैंक नहीं कर पाते। इस वजह से वो फ़ायदे की बजाय और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर आप इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स अपने वेबसाइट के जो हैं उन पे एडसेंस यूज़ कर लें तो वो बड़ा अच्छा आइडिया है। बैकलिंक बेसिकली ये चीज़ होती है जो हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को लिंक देते हैं। तो बेसिकली इन चीज़ों को भी आप बैकलिंक्स कह सकते हैं। बैकलिंक्स की टाइप्स वगैरह हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। अगर कोई एक्सटर्नल लिंक हो तो वो बैकलिंक कहलाता है। अब जैसे ये एक लिंक दिया गया एक वेबसाइट को यहाँ से, तो ये बेसिकली बैकलिंक है। डोमेन वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी। यूट्यूब के लिए ऐड हम वैसे फेसबुक के ज़रिए भी रन कर सकते हैं, और गूगल ऐड के ज़रिए ज़्यादा बेहतर रहते हैं। थोड़ा सा मसला होता है उर्दू एड्स का। HTML का स्ट्रक्चर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डोमेन की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, पार्शल, एग्जैक्ट मैच और ब्रांड। जो मेरी फेवरेट है और दूसरे एसईओस की भी काफ़ी हद तक फेवरेट है वो है पार्शल मैच। एफिलिएट वेबसाइट से अर्न करने पे आए तो आप 40-50 हज़ार डॉलर भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। हाँ जी, वर्डप्रेस भी डिस्कस करेंगे। मिनिमम मिनिमम अगर आप एफिलिएट वेबसाइट अगर आप नीच ऐसी सिलेक्ट करें जिनमें प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हो,
तो उन पे काफ़ी ज़्यादा हमें मिलती हैं कमीशन। बिगनर्स के लिए वैसे मेरे ख्याल से अगर आपके पास बजट ना हो तो फिर तो एडसेंस ही करना पड़ता है। एफिलिएट भी कर सकते हैं। अब ये जो वेबसाइट स्टार्ट हुई थी इसके लिए मेरे भाई के पास इतना बजट नहीं था, तो फिर उसने फ्रीलांसिंग से काफ़ी ज़्यादा अर्न करके अपनी मंथली इनकम स्पेंड करके इसे स्टार्ट किया था। फिर बाद में जब इसकी इनकम स्टार्ट होगी फिर इसकी इनकम के ज़रिए ही उसने इसे एक्सपेंड किया। नीच नीच बेसिकली कहते हैं टॉपिक जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। तो कोशिश हम करते हैं कि हम ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करें जिनमें कंपटीशन इतना ज़्यादा ना हो। फ्यूचर आपने खुद डिसाइड करना होता है। वैसे इंटर्नशिप का अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। फ्यूचर का अल्लाह जाने। एफिलिएट के बाद भी वैसे इंफॉर्मेशनल ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, वो सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे। एक्सपायर डोमेन वैसे थोड़ी सी रिस्की होती है क्योंकि उनके इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि उनके ऊपर एडसेंस बैन हो सकता है। कीवर्ड रिसर्च इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हम प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी को मर्ज कर लें, इस तरीके से शायद ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे लेक्चर्स। वो जब लेक्चर ख़त्म होगा तो पोल में पूछेंगे लोगों से, अगर लोगों ने रेकमेंड किया तो फिर कुछ इस तरीके से कर लेंगे। अमेज़ोन अमेज़ोन की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि जब कोई बंदा हमारे लिंक से जाता है एक चीज़ बाय करने के लिए, तो फॉर एग्जांपल वो 10 प्रोडक्ट्स और बाय कर लेता है, तो हमें उन सब की कमीशन मिलती है, और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनमें ये चीज़ें नहीं होती। टेक्निकल एसईओ ज़्यादातर लाइव, जो प्रैक्टिकल होंगे उनमें एक्सप्लेन होगी। हाँ जी। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्शन एसईओ का वो है बैक लिंकिंग। अमेज़ोन का जो सबसे बड़ा अल्टरनेटिव है वो क्लिक बैंक ही है। क्लिक बैंक की भी थोड़ी सी प्रोडक्ट मुश्किल होती हैं क्योंकि उनके स्कैमी टाइप पेजेस होते हैं, उन पे सेल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वेबसाइट पे स्पेंड जो हो चुका है वो मेरे ख्याल से लगभग कोई 5-6 लाख तक शायद होगा। असल में इसमें ना राइटर बहुत ज़्यादा चीप थे। 25,000 पर मंथ की इनकम सैलरी बेस्ड राइटर्स थे, इस वजह से इस पे खर्चा नहीं हुआ। और इसके अलावा जो इसके बैक लिंक थे वो डाटी के वेबसाइट वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा ले लिए गए थे, तो इस वजह से राइटिंग की और बैक लिंकिंग की इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आई। असल में भाईजान वो जो दूसरी इवन बिल्डर्स की वेबसाइट है वो एफिलिएट के लिए अच्छी नहीं रहती। उनकी वजह ये है कि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है और वेबसाइट स्लो बहुत ज़्यादा हो जाती है। भाई कमीशन काम भी कर दे, अगर आप सही मेहनत करें तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, काफ़ी अच्छी इनकम आ जाती है। परफॉर्मेंस अगर अच्छी तरीके से टेक्निकल एसईओ के सारे इश्यूज फिक्स करें तो परफॉर्मेंस हफ्ते के अंदर भी आ जाती है, आप रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। हाँ जी, हम डोमेन फाइंड करना भी सीखेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग में हम ज़्यादातर आर्टिकल डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च, आर्टिकल राइटिंग और बैक लिंकिंग और ऑडिट और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा।
हाँ जी, कैम्टेशिया से रिकॉर्डिंग हो रही है। सारा कोर्स 3 माह के अंदर कवर होगा। वैसे थोड़ी सी डोमेन जो है वो ओल्ड हो तो बेहतर है, लेकिन वैसे हमारा प्लान ये है कि न्यू डोमेन से परचेज़ करें, ताकि न्यू डोमेन से स्टार्ट करें, ताकि जो ज़्यादातर न्यू बाइज वगैरह हैं वो हर चीज़ सीख सकें, सैंड बॉक्स वगैरह ब्रेक करना। अगर आप अच्छी गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स ले लें तो फिर आप 301 रिमूव कर सकते हैं। मेरी जो फेवरेट नीच है अमेज़ोन के अंदर वो टेक है। हाँ जी, थ्योरी साथ साथ ही कवर करवानी है। रिकॉर्डिंग इस लेक्चर के ख़त्म होते साथ ही फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। हाँ जी, स्कॉलरशिप बैकलिंग जो हैं वो भी इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे। कीवर्ड रिसर्च अच्छी हो तो हंटिंग नीच भी इतनी बुरी नहीं है। अगर स्ट्रेटजी वीक हो तो, अगर आप टेक्निकल एसईओ के मास्टर हों तो फिर आप पेनल्टीज वगैरह से बच जाते हैं ज़्यादातर। भाईजान, एफिलिएट जो है वो भी बेसिकली ब्लॉगिंग ही है एक। वो तो कॉपीराइट, अब अगर वीडियो यूज़ करें खाली फिर तो रैंक नहीं होगा। अर्निंग तो 2 मंथ के अंदर भी स्टार्ट हो सकती है। पेनल्टीज़ जो हैं वो बेसिकली गूगल ने कुछ कायदे कानून रखे हैं, अगर हम उनको ब्रेक करें तो गूगल हमें पेनलाइज करता है, मतलब हमारी वेबसाइट जो रैंक हो रही होती है वो नीचे गिर जाती है। हाँ जी, वेब कोर वाइटल जो हैं वो हमारा जो फ्री थीम के ऊपर लेक्चर होगा उसमें एक्सप्लेन करेंगे। जो वेबसाइट फ्लिप करने का ज़्यादातर होता है क्राइटेरिया, वो बेसिकली जो एवरेज इनकम होती है 12 माह की, 12 मंथ्स की, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 के साथ। ज़्यादातर ये क्राइटेरिया होता है। पेंगुइन जो है वो ऑफ पेज एसईओ इश्यूज की वजह से होती है। अगर कोई मिसाल के तौर पे बुरा बैकलिंक बन जाए तो उस वजह से, उसके अलावा ऑन पेज जो एसईओ होती है वो, अगर हम ओवर ऑप्टिमाइज कर दें वेबसाइट को तब। एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि 2 माह के अंदर अंदर अर्निंग स्टार्ट हो जाए। स्पीड हम तेज़ कर सकते हैं कैशिंग प्लगइन्स के ज़रिए। हाँ जी, सर्फर एसईओ भी काफ़ी अच्छा टूल है। नहीं, एफिलिएट साइट में अगर थोड़े बहुत हो जाएं इंफॉर्मेशनल तो हो जाता है। हाँ जी, डब्ल्यू पी रॉकेट काफ़ी अच्छा है प्लगइन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। एफिलिएट, असल में एफिलिएट में हमने लोगों को कन्वर्ट करना होता है, इस वजह से वो एआई टूल्स जो हैं वो इतने ख़ास काम नहीं करते। एडसेंस के लिए वैसे जितनी मैंने रिसर्च की है वो काफ़ी अच्छे हैं। प्लगइन्स टूल्स प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह मैं आपको, जिनके लाइसेंस वगैरह मेरे पास हैं। असल में फ्री चीज़ भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन उसमें थोड़े मसले मसाइल होते हैं। अब जब हम
फ्री एफिलिएट थीम यूज़ करते हैं तो उसमें हमें एक आर्टिकल बनाने में कम से कम आधे घंटे से लेकर घंटा लग जाता है। अगर मैनुअली बनाया तो मैंने तो यूनिवर्सल एफिलिएट डिज़ाइनर बनाया था, उसमें भी लगभग आधा घंटा लग जाता है। एफिलिएट वेबसाइट के लिए एक्सपर्ट से एक्सपर्ट भी, वैसे अगर उसकी बैकलिंक प्रोफाइल अच्छी हो तो एक्सपर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। रेडिट और जो क्यूरा है वो हमारी जो वेबसाइट की ट्रस्ट है उसे इंक्रीज़ करते हैं। हाँ जी, फोरम अगर रेलिवेंट हो तो अच्छा रहता है। 20 आर्टिकल लगभग हों तो मेरे ख्याल से $1000 अर्न किया जा सकता है अगर आप उसे अच्छे तरीके से रैंक करें। हाँ जी, इंटरनल लिंकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है रैंकिंग में। हाँ जी, कम्प्लीटली ज़ीरो से सीखेंगे। फ्रीलांसिंग का एंड पे प्लान है। हाँ जी, पिंटरेस्ट को भी यूज़ करेंगे। हाँ जी, लिंक विस्पर जो है वो सबसे बेहतरीन प्लगइन है इंटरनल लिंकिंग के लिए। जो ई कॉमर्स एसईओ की कीवर्ड रिसर्च होती है उसमें बेसिकली हम प्रोडक्ट का जो नेम है उसे रिसर्च करते हैं। तो उसमें जो वेरिएशंस वगैरह होती हैं वो हम उसके टाइटल में, जैसे कि उसका साइज़ हो गया, लेंथ वगैरह, ये सारी चीज़ें हम पेज के टाइटल में यूज़ करते हैं। सर्चिंग से स्पीड तेज़ होती है कि वेबसाइट की? सर्चिंग मतलब एफिलिएट वेबसाइट 3 माह एवरेज काफ़ी होते हैं उसे रैंकिंग स्टार्ट करने के लिए। कीवर्ड फाइंडर भी अच्छा टूल है लेकिन यूज़ किए हुए काफ़ी वक्त हो गया। आप पिंटरेस्ट की ट्रैफिक अगर वो किसी नीच के रेलिवेंट है तो फिर आप उस नीच के रेलिवेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पेज बना के, जैसे ये लिस्टिंग बनी हुई है, आप अपनी ट्रैफिक को रेफ़र कर सकते हैं उस पेज के ऊपर, तो इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सेल्स होंगी। पिंटरेस्ट की जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा कन्वर्टिंग होती है। सैंड बॉक्स से आज से कुछ साल पहले जो भी वेबसाइट आती थी वो स्पाम करके 1000 2000 बैकलिंक लेके दूसरे नंबर पे रैंक हो जाती थी पहले नंबर पे। फिर गूगल के जो एल्गोरिथम है इन्हें वो उसे फाइंड करने में हफ्ता 2 हफ्ते लग जाते थे। तब तक वो काफ़ी ज़्यादा रैंक कर लेती थी और लोग वायरसेस वगैरह और काफ़ी चीज़ें जो है स्पाम करते थे। तो फिर गूगल ने ये सैंड बॉक्स बनाया कि जो भी न्यू वेबसाइट आएगी कम्प्लीटली न्यू, वो पहले सैंड बॉक्स में जाएगी, गूगल उसे चेक करता है कुछ देर के लिए। अगर वो वेबसाइट इनिशियली अच्छा परफॉर्म करे, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स ले और कॉन्स्टेंटली अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट उसके ऊपर लिखा जाए, तो सैंड बॉक्स जो है वो ब्रेक हो जाता है। नहीं तो आम जो स्लो वेबसाइट्स होती हैं उन्हें 6 से 7 माह भी लग सकते हैं। कीवर्ड फाइंडर भी काफ़ी अच्छा टूल है, पहले यूज़ करते थे लेकिन अब इतना ख़ास नहीं यूज़ कर रहे हैं। आर्टिकल आप साथ साथ लिखवाते जाएं, आप एक दफ़ा चाहे तो उसे नो इंडेक्स कर दें वेबसाइट को जब तक। वैसे मेरी नज़र में तो गूगल सर्च कंसोल पे तब भी साइन अप करना चाहिए जब कोई एक आधा आर्टिकल हो जाए। मिनिमम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कोशिश करें कि 400 से लेके 500, वैसे आजकल रेकमेंडेड है, लेकिन अगर 400 भी हो जाए तो गुजारा हो जाए। टैग्स जो हैं वो आपको हर गिज़ टैग्स नहीं यूज़ करने, आपने वो एक्सट्रीमली
स्पामी टैक्टिक है। अगर हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक जो है वो सडनली ड्रॉप हो जाए, मतलब हमें रोज़ की 500 ट्रैफिक आ रही हो और वो अचानक 250 पे आके गिर पड़े, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी वेबसाइट को पेनल्टी लग गई है। हाँ जी, उसके अगर क्वालिटी बैकलिंक्स हैं तो होम पेज पे रिडायरेक्ट कर लें। एआई टूल्स के ज़रिए हम इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स तो थोड़े बहुत लिख सकते हैं, लेकिन एफिलिएट के आर्टिकल्स या तो आपको खुद लिखने पड़ेंगे या राइटर से। मंथली बेस्ड राइटर जो होते हैं, अगर आप कोई अच्छा सा राइटर ढूंढ लें और उसे थोड़ा बहुत खुद भी ट्रेन कर लें तो 25-30 हज़ार तक मिल जाते हैं और वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। नहीं तो जो दूसरे राइटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, मतलब 10 हज़ार एक आर्टिकल तक भी। हाँ जी, कुछ अच्छे राइटर हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। वैसे जो मेरा सबसे महंगा राइटर है वो लगभग 2.3 रुपीज़ पर वर्ड ले रहा है। ई कॉमर्स जो है उसमें टैग्स तो बेहतर है ना बनाएं, लेकिन जो कैटेगरी पेजेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें कैटेगरी पेजेस को ज़्यादातर ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, उनके अंदर वर्ड्स आर्टिकल वगैरह जो है ऐड करके। लगभग 700-800 वर्ड्स का हो जाए, वो हम जो प्रोडक्ट कैटेगरी पेजेस होते हैं उनके अंदर ऐड करके। हाँ जी, ग्रुप के अंदर अगर कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता है राइटिंग के हवाले से, वो पोस्ट कर सकता है, लेकिन काइंडली स्पाम ना कीजिएगा, नहीं तो अप्रूवल लगाना पड़ेगा। मनी आर्टिकल जो है वो आपका पेज ही होना चाहिए। हाँ, वैसे मेरी नज़र में माइक्रो का जो दौर है वो काफ़ी हद तक चला गया है। वो मेरी नज़र में तो पैसों का ज़िया ही है। हाँ जी, अगर आप दूसरे मुल्क के राइटर हायर कर सकें तो अदर लैंग्वेजेस जो हैं वो काफ़ी बेहतर रहती हैं, मतलब उनमें रैंक करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और आप एफिलिएट वेबसाइट जो है आसानी से बना सकते हैं। हाँ जी, हमज़ा ख़ान भाईजान, आप होम पेज पे उसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं, अथॉरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी वेबसाइट की। फाइवर और अपवर्क, हाँ जी, फाइवर कभी कभी बैक लिंकिंग अगर अच्छी हो तो कर लेते हैं। वैसे असल में इस वक्त तो मेरे पास अपनी पर्सनल टीम है, अगर आप bigtechies.com खोलें, वहाँ पे अरसलान, अब्दुल्ला सरफराज, उस्मान हैदर वगैरह और साजिद वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, 4 बॉयज़। गूगल गूगल पेनल्टी तब रिमूव होती है अगर स्पामी बैक लिंक्स हो, तो लिंक डिसअवाउ करना पड़ता है। अगर हमारा आर्टिकल ओवर ऑप्टिमाइज्ड हो तो हमें वो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स रिमूव करने पड़ते हैं। कंटेंट वैसे ज़्यादातर हम अपने कॉम्पिटिटर्स वगैरह से भी देख सकते हैं। वैसे इस वक्त जो हमारा प्लान है वो सैटरडे संडे का है। थीम थीम में हमने फीचर्स एक बहुत ज़्यादा, मतलब ये थीम जो है ना, दूसरी जो मार्केट में आपको थीम्स मिलेंगी वो ज़्यादातर डेवलपर्स ने बनाई हैं। इस थीम में जो डिफरेंट चीज़ है वो ये कि ये एक एसईओ और डेवलपर ने मिलकर बनाई है। और मैंने कोशिश की है कि जितनी भी एसईओ की चीज़ें, आप अगर आप कोई भी थीम ले लें तो उसके अंदर बिल्ट इन आपको स्कीमास वगैरह नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 1-2 मिलेंगे। इसके अंदर वो मैंने काउंट किए थे, मेरे ख्याल से शायद 11 स्कीमास हैं।
वो ऑटो जनरेट होते हैं। उसके अलावा ये सारे फीचर, टेबल ऑफ कंटेंट ऑटो जनरेट होता है, एट अ ग्लैंस ऑटो जनरेट होता है, टेबल सारा जिस पे आधा घंटा लग जाता है वो ऑटो जनरेट होता है। इस वजह से काफ़ी हद तक टाइम सेविंग है। और इंशाल्लाह वैसे असल में ये जो जो थीम है ये हमने कंज्यूमर्स के लिए नहीं बनाई, कंज्यूमर्स के लिए नहीं बनाई थी, ये हमने बनाई थी अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और बाद में हमने डिसाइड किया कि हम जो है इसे कंज्यूमर को भी सेल कर देंगे, जो हमारे ताकि एक रेवोल्यूशन सा क्रिएट हो जाए बेसिकली। क्योंकि इस तरह की थीम जो है जो स्पीड ऑप्टिमाइज, क्योंकि आजकल वो वेब कोर राइटर्स भी आए हुए हैं और किसी बंदे ने भी उसको मद्देनज़र रख के कोई थीम नहीं क्रिएट की। पहले 10-15 प्लगइन स्पीड के यूज़ करने पड़ते थे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, वो अनयूज सीएसएस के लिए और मिनिफिकेशन के लिए और मिनीफाई के लिए और इस तरह करके इनलाइनिंग के लिए। और तो वो इस वजह से हमने सोचा है कि एक एडवांस थीम बना दें, इसके अंदर वो सारे फीचर्स हों ताकि हमें वो जो 20-25 प्लग इन करने पड़ते हैं वो सारे ना करने पड़ें। असल में ज़्यादा डिस्काउंट अगर मेरी पर्सनल चीज़ होती तो वो मैं आपको दे सकता था। पर्सनली जो मेरी लास्ट प्रोडक्ट्स थी वो तो मैंने आपको फ्री दे दी हैं। उसके बाद ये असल में थीम जो है वो मेरे भाई ने बनाई है, तो उसका थोड़ा हिसाब किताब डिफरेंट है। तो क्लास का टाइम ओवर हो गया है। जो थीम परचेज़ करना चाहते हैं, कलर स्कीम के फीचर जो हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे। परफेक्ट टेक रिव्यूज़ जो है वो वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म है, ओ सॉरी नेटलीफाई प्लेटफॉर्म है। लेकिन वर्डप्रेस जो है वो अगर नेटलीफाई पे हम शिफ्ट हुए थे फीचर्स की वजह से, तो इस वजह से वो फीचर्स अब हम ले आए हैं वर्डप्रेस के ऊपर, तो इसे मैनेज करना काफ़ी आसान है। अभी तक वैसे कोई भी थीम जो है वो मैंने प्रोवाइड नहीं की। जनरेट प्रेस वो ऑलरेडी फ्री है। नेटलीफाई एक प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली एक होस्टिंग भी है और इनका एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी है जैसे वर्डप्रेस का होता है। नहीं, कीवर्ड फिल्टरिंग जो है वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 300 मेंबर्स हैं और इतनी ज़्यादा डिटेल में अगर गए तो टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। लेकिन कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक क्राइटेरिया वगैरह बता दूँ। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके ज़रिए हम आर्टिकल वगैरह पोस्ट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा आसान है। हाँ जी, ये वर्डप्रेस की थीम है, पहले सिर्फ नेटलीफाई के ऊपर अवेलेबल थी। जो लोग अच्छी होस्टिंग नहीं अफोर्ड कर सकते वो नेटलीफाई के ऊपर होस्ट करेंगे वर्डप्रेस थीम को ही, तो इससे आपकी जो होस्टिंग की कॉस्ट है वो बच जाएगी। जो अच्छी क्वालिटी की होस्टिंग होती है उसके काफ़ी 25 से 30 हज़ार पे करने पड़ते हैं पर ईयर, तो वो नेटलीफाई में आपके बच जाएंगी, वो भी वर्डप्रेस के साथ। न्यू बायर्स के लिए वर्डप्रेस बेस्ट है। तो क्लास का टाइम हो गया ओवर। होस्ट गेटर वैसे कुछ साल पहले यूज़ की थी, काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आजकल कोई नहीं पता, स्पीड को देखना पड़ता है। नहीं, ये थीम जो है सिर्फ वर्डप्रेस के लिए। नेटलीफाई की थीम जो है वो ये वाली है जो हमने लास्ट ईयर बनाई थी सेलिंग के लिए, और ये आप सब लोगों को ऑलरेडी फ्री मिल चुकी है ग्रुप के अंदर। तो ये ओल्ड वर्जन है असल में थीम का, तो अपडेट नहीं हुआ। तो वो जो थीम है वो आप फ्री डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी इंशाल्लाह। सॉरी अगर कुछ लोगों के क्वेश्चन रह गए हों, आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। इस थीम का जो लिंक है वो आपको फ्री
ऑफ कोर्स नेटलीफाई का वो ग्रुप में है, वो आप फाइंड कर सकते हैं ग्रुप सर्च के ज़रिए। और ये आप सब लोगों के लिए गिफ्ट है। उसके अलावा एसयू टेम्पलेट है, उसमें 180 लेक्चर्स हैं, वो भी आप सब लोगों को एज द गिफ्ट है। अल्लाह हाफिज़।